हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ऋग्वैदिक काल का सीरीज कर रहे हैं, हिस्ट्री का, यूपी एलटी ग्रेड टीजीटी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम डेट भी आ गया है दिसंबर में। तो हम लोग बिना समय गंवाए पहला प्रश्न करते हैं कि ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, षष्ठ मंडल और दशम मंडल। तो याद रखिएगा मेरे भाई, दशम मंडल में नदी सूक्त है। ठीक है ना। आपको पता है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और ऋचाएं कितने हैं? 10,552। कहीं कहीं ये डेटा कम मिलता है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। ये ऋचा से, संख्या से सवाल नहीं आया है ऋचा में। बाकी ये मंडल और सूक्त से सवाल आए हुए हैं। जब 10वें मंडल का 75वां सूक्त देखेंगे, कभी पूछ भी दे कौन सा सूक्त, तो 75वें सूक्त में मेरे भाई किसकी रचना की गई है? नदी सूक्त की। ठीक है ना। नदियों के बारे में रचना की गई है। तो आपको याद रखना है 10वें मंडल के 75वें सूक्त में नदियों की स्तुति की गई है। इसमें 9 मंत्रों के सूक्त हैं, 9 मंत्र हैं ऐसे जिसमें नदियों का वर्णन किया गया, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है ना। याद रखिएगा सर्वाधिक बार वर्णन सिंधु नदी का किया गया है मेरे दोस्त, और सबसे कम बार गंगा का 1 बार किया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है, रटा गया है यह, इसलिए हम लोग इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र है और यह सूर्य देवता को समर्पित है, सावित्री देवता को या सविता देवता को। ठीक है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था क्या है? कई बार पूछा है। इसका आंसर जो हो जाएगा विदत हो जाएगा। याद रखिएगा वैदिक काल में 3 संस्थाएं होती थीं, सभा, समिति, विदत। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है और विदत उसमें सबसे प्राचीन संस्था थी। इसमें मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सभा, देखिए इसमें बुजुर्ग लोग होते थे, बुद्धिजीवी लोग होते थे। समिति में जो जन साधारण होते थे वो लोग होते थे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ ये भी याद रखिएगा कि कौन में कितनी बार उल्लेख हुआ है। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखिए सभा का 8 बार, कितनी बार? 8 बार उल्लेख मिलता है। समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। लेकिन ये 9 लिखा है। लेकिन एक जगह मैंने क्या देखा था कि घटना चक्र का थियरी पढ़ रहा था मैं, तो उसमें 6 बार लिखा था। समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन है कितनी बार? 8 बार और 9 बार। ठीक है। कभी भी डाउट हो तो आप एक बार गूगल भी कर लीजिएगा। हालांकि यह प्रश्न नहीं आया कि कितनी बार हुआ है, लेकिन क्या पता आ जाए। सभा, समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। उस समय 3 संस्थाएं थे, सभा, समिति, विदत। विदत सबसे प्राचीन है। सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, समिति का 9 बार। देखिए समिति ये 3 है, अधिक बार है तो अधिक वाला समिति 1 2। ये सभा है तो ये 8 बार। देखिए 2 से 8 करता है, 3 से 9 करता है। इस तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था है? तो अभी पढ़े हैं तो इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, विदत होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख प्राप्त होता है? अभी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है आप इसको उड़ा देंगे। ठीक है। तो देखिए विदत, विदत सबसे प्राचीन है और विदत में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। आपको पता होगा कि स्त्रियों को बहुत मान सम्मान मिलता था। कुछ विदुषी महिलाएं जो थी मंत्रों की रचना भी की थी। अपाला, घोषा, आपने नाम सुना होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा विदत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विदत में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्थिकरण का श्रेय किसे जाता है?
ऑप्शन ए इंद्र, अग्नि, विदेह माधव और सुदात। तो याद रखिएगा विदेह, ठीक है, किसको? विदेह माधव को बिहार के आर्थिकरण के लिए श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, स्पीड से कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं और आज 60 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं मिलती है? कह रहा उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं मिलती है? ऑप्शन ए कह रहा है दोनों समुद्रों की, ऑप्शन बी कह रहा है हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, ऑप्शन सी कह रहा है कृष्णा नदी घाटी तथा दक्षिण भारत की संपूर्ण गंगा नदी की। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि पूछ रहा है उत्तर वैदिक काल के आर्यों को भारतीय भूगोल, ठीक है ना, कि किस अंश की जानकारी नहीं मिलती है, तो आपको याद रखना है कृष्णा नदी और दक्षिण भारत की जानकारी नहीं मिलती है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक का समय है, ठीक है ना। ये आर्य सभ्यता जो है इसका जो प्रसार है अभी तक, ठीक है ना, दक्षिण में नहीं हो पाया था। जब दक्षिण में नहीं हो पाया था तो दक्षिण भारत ही आंसर होगा, ठीक है। आपको पता है कि गंगा नदी के बारे में एक बार उल्लेख मिलता है, इसका मतलब ऋग्वेद में ही, इसका मतलब कि उत्तर वैदिक काल आते आते गंगा के बारे में, नदी घाटी के बारे में लोगों को पता हो चुका था, समुद्रों के बारे में पता ही था, हिमालय पर्वत के बारे में पता ही हो गया था। हिमालय पर्वत के बारे में पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में नहीं पता हुआ था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते पता हो चुका था। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण भारत कृष्णा नदी घाटी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबंधित है? पहले क्या था, सबसे छोटी इकाई आपको पता है कुल या कुटुंब या परिवार है, फिर उसके बाद में क्या होता था, ग्राम होता था, फिर उसके बाद में क्या होता था, विश्व होता था, उसके बाद में क्या होता था, जन होता था। जब बाद में महाजनपद काल में आते हैं तो यही जनपद हो जाता है, ठीक है ना। कुल को क्या जो स्वामी होता है कुलपति, इसको ग्रामीणी, इसको विस्पति, इसको राजन, ठीक है। तो इसी जन की बात कह रहा है कि यह सुदास किस जन से संबंधित है, किस जन का राजा था? पुरु, यदु, अनु, त्रिशु। तो पुरु है कि यदु है कि अनु है कि त्रिशु है? तो आपको यह याद रखना है मेरे भाई, यहां पर त्रिशु होगा, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, हमारा त्रिशु होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, इसमें कोई दिक्कत, त्रिशु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र, अत्रि, वशिष्ठ और सात्यकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वशिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ जो थे 10 राजाओं के युद्धों में भरत, आप भरत कबीला था। आप जब इसका शुरुआत करेंगे, या तो मैं तो इतिहास के साक्ष्य और उसके बारे में नहीं पढ़ाया हूँ, केवल पाषाण काल से शुरू किया हूँ। तो भरत कबीला, भारत का जो नाम पड़ा है अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग दिया गया है, हालांकि भरत के ही नाम पर दिया गया है। कोई कहता है कि राजा भरत के नाम पर, कोई कहता है भरत नाम का कबीला था, ठीक है ना। 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था, ये आपको याद रखना है, और वो है ऋषि वशिष्ठ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में से कौन विजयी हुआ था? तो ये तो अभी अभी आपने रट लिया, राजा सुदास ही हुए थे। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है और पूछा हुआ है, ठीक है। कौन विजय हुआ था? तो राजा सुदास। और यह किस नदी के किनारे हुआ था? दशराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी। परुशड़ी नदी जानते हैं, प्राचीन नाम है किसका? रावी नदी का। रावी तट के किनारे पर यह युद्ध हुआ था। तो अक्सर रावी नदी न दे करके परुशड़ी नदी ही देता है। इस परुशड़ी नदी के तट पर
10 राग की युद्ध हुआ था जिसमें राजा सुदास युद्ध में विजयी प्राप्त किया था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। हाँ, अभी अभी हमने बताया कि विदुषी महिलाएं भी थी, जिसमें अपाला, घोषा, गार्गी, ये सब नाम हमने लिया था। अब इस बार जो सवाल पूछ रहा है कि दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता थी मैत्रेयी, गार्गी, घोषा और अपाला। तो याद रखिएगा गार्गी नाम इम्पोर्टेंट है, ये देखिए परीक्षा में आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ है, इसका मतलब अब आ सकता है। ठीक है ना। तो वैदिक काल में गार्गी दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इससे संबंधित एक चीज आप पढ़े होंगे कि उपनिषद है बृहदारण्यक। ठीक है ना। बृहदारण्यक उपनिषद में किसका किसका संवाद मिलता है? तो आपने पढ़ा होगा याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद। ठीक है ना, याज्ञवल्क्य एवं गार्गी संवाद। तो ये याद रखना है आपको, बृहदारण्यक से संबंधित है गार्गी। इस देखिए याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में संवाद होता है, दार्शनिक संवाद होता है, वही वाद विवाद, वही डिबेट होता है। तो यह प्रश्न आपको याद कर लेना है कि गार्गी ही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विदुषी स्त्रियों में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो मुझे लगता है बड़े आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हैं। ऋग्वेद में कौन कौन मिलता है? देखिए ऑप्शन ए गार्गी, अपाला, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो ये जो गार्गी हम पढ़े थे वो बृहदारण्यक उपनिषद में है, जबकि बृहदारण्यक उपनिषद ऋग्वेद का नहीं है। तो ऋग्वेद में गार्गी को टिक मत कर दीजिएगा। ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा वो होगा अपाला। देखिए ये सब अब फैक्ट है, और फैक्ट को याद करना होगा, या फिर जब आप डिटेल में पढ़े होंगे किताब से तो आप फटाफट इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब गार्गी की बात आती है तो महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। क्या क्या नाम था उनका? एक तो कात्यायनी थी और एक मैत्रेयी थी। ठीक है ना। मैत्रेयी और कात्यायनी ये दोनों पत्नी थी। किसकी पत्नी थी मेरे भाई? ये पत्नी थी याज्ञवल्क्य की। किसकी थी? याज्ञवल्क्य की। ठीक है ना। याज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य की ये पत्नियां थी। ठीक है ना। और ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है आपको मैं लिख भी देता हूं, लोप मुद्रा या लोपा मुद्रा। ठीक है, थोड़ा सा चल नहीं रहा है, आप बस पढ़ लीजिएगा। लोप मुद्रा का उल्लेख मिलता है, अपाला का उल्लेख मिलता है, घोषा का उल्लेख मिलता है। लोप मुद्रा, घोषा, अपाला और विश्वारा। ठीक है ना, इनका भी मिलता है। एक और है, नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, लोपमुद्रा, घोषा, विश्वारा और अपाला, इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। तो वही पूछा ऋग्वेद में किसका मिलता है? तो अपाला का मिलता है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। देखिए हो सकता है आपको ये लगे कि थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं या स्लो पढ़ा रहे हैं, तो वो आप किस पर निर्भर करता है? आपके थियरी पर। थियरी अगर आप पढ़े हैं तो उड़ा देंगे सवालों को। कह रहा है किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद है? देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े थे याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। क्या पढ़े थे? याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद। लेकिन इस बार किसका है? याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी। मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। 2 पत्नियों का उल्लेख हमने किया था ना, मैत्रेयी और कात्यायनी। ठीक है ना, ये पत्नी थी। तो इनका जो संवाद हुआ था वो छांदोग्य में हुआ था, छांदोग्य उपनिषद में। अब देखिए कितना डिटेल में, ये टीजीटी पीजीटी इतना आसान नहीं है, बहुत डिटेल में प्रश्न पूछता है। और ये देखिए बहुत डीप में, उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि एक से एक धुरंधर हैं अपने सब्जेक्ट के।
पीजीटी का तो आप जानते हैं 125 में 110, 107, 115 15 तक जाता है। टीजीटी का भी वैसे ही जाता है। तो एलटी ग्रेड का भी ये समझ लीजिए कि 150 का प्रश्न आएगा तो 150 में 110 से नीचे तो आने का संभावना ही नहीं है। 110 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें 30 नंबर का जो जीएस है उसमें मैथ रीजनिंग सब होता है, तो उसमें थोड़ा मात खा जाते हैं लोग, लेकिन अपने सब्जेक्ट के महारथी लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखना है आपको, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद आएगा तो छांदोग्य होगा। क्लियर है। और याज्ञवल्क्य और गार्गी आएगा तो बृहदारण्यक होगा, गार्गी आएगा तब। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और हम लोग धीरे धीरे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अध्यात्म ज्ञान में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो याद रखना है आपको, कठोपनिषद में मिलता है। किसका संवाद? यम और नचिकेता का। बहुत ही जबरदस्त संवाद है। अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे तो पढ़े ही होंगे कि यम को, मतलब नचिकेता जो होता है, नचिकेता को दान में दे देता है उसका पिता यम को। ठीक है ना, फिर वहां पर जा करके यम और नचिकेता का संवाद होता है। बहुत ही दार्शनिक संवाद होता है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, इसका जो जवाब होगा वो कठ उपनिषद होगा, ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है। अब देखिए हम लोग 60 ही प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन है बहुत ज्यादा। इससे क्या होगा कि हमें यह एक पता चल जाएगा कि आखिर हमें कितना डीप में पढ़ना है। अगर डीप में नहीं पढ़ पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए नचिकेता आख्यान की किस उपनिषद में मिलता है? तो अभी हमने बताया ना, यम और नचिकेता का जो संवाद है कठोपनिषद में है, तो वही कह रहा है नचिकेता का आख्यान किससे है? कठ उपनिषद से। जहां पर नचिकेता आएगा क्या होगा? कठोपनिषद आपको याद रखना है। देखिए कई प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो कि रिपीटेड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिपीटेड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो ये याद रखिएगा कि हमें किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ेंगे मेरे भाई, तो बड़ा बड़ा चैप्टर कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ा चैप्टर है, और वैदिक सभ्यता। इसके बाद में जो आप पढ़ेंगे ना, उसके बाद में कहानी जैसा मिलेगा, और छोटा छोटा टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से उसको तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर मैं कहता हूँ इसको शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।